हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं हूं आकाश और आज हम लोग अपनी पाइथन फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शंस कुछ भी नहीं होते, फंक्शंस होते हैं ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। मतलब आपका एक मेन फ्लो होता है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। उस मेन से फ्लो से बाहर निकल के अगर आप कोई और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और वापस से उस मेन फ्लो में वापस आना चाहते हैं, तो ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। और ये कॉल कहां से होता है? आपके मेन फ्लो से कॉल होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि फंक्शन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, फंक्शन में हम लोग क्या पैरामीटर्स पास करते हैं और फंक्शन किस तरीके के वैल्यूज हम लोग को रिटर्न कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में हम लोग को तो ये जानना जरूरी है कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है पाइथन में। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको पता होगा किसी किसी लैंग्वेज में मेथड्स बोलते हैं या फंक्शन भी बोलते हैं। तो पाइथन में कैसे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है? तो पाइथन में कीवर्ड होता है डेफ। डेफ कीवर्ड से हम लोग किसी भी फंक्शन या आगे आप और भी सीखेंगे इसी कोर्स में कि डेफ से हम लोग और कौन कौन सी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दे सकते हैं फंक्शन का नाम। समझ लीजिए मैं नाम देता हूं फंक्शन का फंक, इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर सकता हूं। ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से पास कर सकते हैं। और इस फंक्शन में जो ब्लॉक ऑफ कोड मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूट होता है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन लिखने का सिंटैक्स। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें इसमें और आती है वो देखते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ये क्या होता है आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर? आपका जो मेन फ्लो है प्रोग्राम का, ठीक है, आप कोई फंक्शन यहां से अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहां देखिए, यहां से अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आप कुछ कराना चाहते होंगे ना इस ब्लॉक ऑफ कोड में, या तो आप किसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहते होंगे। तो वैल्यूज कौन सी हैं? तो मेन फ्लो से आप वो वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में पास कर सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट का आप यूज कर सकते हैं आगे के कोड में, ठीक है। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट। और हर फंक्शन रिटर्न कुछ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए आपने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराया और आपको यहां से एक वैल्यू चाहिए जिसका आप यूज अपने मेन फ्लो में करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पे आपने कुछ कैलकुलेशन किया और उस कैलकुलेटेड वैल्यू का यूज आप करना चाहते हैं अपने मेन फ्लो में। आप कैसे करेंगे? तो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है जो आप कैच कर सकते हैं अपने मेन फ्लो ऑफ प्रोग्राम में, जिसको आप आगे अपने मेन फ्लो में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूरी चीज यहाँ पे बहुत वेग लग रही होगी कि कैसे कॉल हो रहा है, किस तरीके से फ्लो बन रहा है, किस तरीके से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन के अंदर, किस तरीके से वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। तो आइए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पाइथन में चीजें काम करती हैं। तो आ गए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में और सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन का काम कहाँ पे आता है। ऐसा तो नहीं है कि बस एक अगर किसी लैंग्वेज में प्रेजेंट हो है कोई चीज तो उसका यूज करना ही है। कोई भी सोल्यूशन अगर किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी टेक्नोलॉजी में प्रेजेंट है तो उसका एक रीजन होता है, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों जरूरत है हम लोगों को फंक्शन का। तो एक बहुत ही आपको क्लासिक एग्जांपल देते हैं। आप समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें बहुत जगह पे आपको 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करने का कोड लिखना पड़ रहा है। मतलब हर जगह, हर दूसरे जगह, हर तीसरे फाइल में आपको लिखना पड़ रहा है कि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो मुझे प्रिंट करा दो ए प्लस बी, या सी है ए प्लस बी और मुझे प्रिंट करा दो सी, ठीक है। आपको इस तरीके का कोड लिखना पड़ रहा है हर जगह पे। ये 10 और 20 आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लिख ही देते हैं। चलिए, अगर आपको मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आप प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं। तो जाके हम लोग
पुराने वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर इस ब्लॉक को रन कराता हूँ तो आप देखिएगा, पहले ये मुझे ए का वैल्यू मांग रहा है तो मैं 20 देता हूँ, और अब वो मुझे बी का वैल्यू मांग रहा है तो मैं 10 देता हूँ। तो देखिए 30 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली 20 + 10 30 होता है, तो सी प्रिंट हो जा रहा है। अब आप मान लीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर कोड, सेम यही कोड बहुत सारे जगह पे लिखना पड़ रहा है, और बार बार अलग अलग वैल्यूज देके आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ रहा है, सेम कोड बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। तो क्या ये रिडंडेंट नहीं लग रहा आपको कि सेम कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, इनपुट लो, ऐड करो, प्रिंट कराओ? तो अच्छा तरीका नहीं रहेगा कि अगर हम एक जगह पे ये लिख दें और उस चीज को हम बार बार हर जगह पे यूज कर पाए? बहुत सुंदर विचार है, तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो इसी चीज को सॉल्व करता है फंक्शन, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन। कैसे? क्योंकि वो एक जनरलाइज स्पेशलाइज्ड एक ब्लॉक ऑफ कोड आप डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के माध्यम से, जो सिर्फ इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। कैसे होता है वो देखते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हम फंक्शन का नाम देंगे। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, तो इसलिए मेरे ब्रैकेट के अंदर कुछ जाएगा नहीं, पैरेंथेसिस के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि ये फंक्शन क्या करेगा, दो इनपुट लेगा और फिर दोनों इनपुट को लेके वो एडिशन करेगा। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, ए का वैल्यू लेते हैं या num1 लेते हैं, इंट इनपुट, और num2 लेते हैं, इंट इनपुट, और सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, num1 + num2। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट सम। और अगर मैं अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहूंगा तो आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि कंपाइलर को पता चला, मेरे जुपिटर नोटबुक में ये समझ में आ गया कि अच्छा हाँ, ये जो फंक्शन है फंक, वो एग्जिस्ट करता है। मैंने लेकिन अभी तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, जस्ट मैंने जो प्रोग्राम का स्कोप है उसके अंदर फंक्शन को डाल दिया है। अब मैं इस ब्लॉक में इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कॉल कैसे किया जाता है, जस्ट फंक्शन का नाम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, अगर कोई आर्गुमेंट पास करना है तो करेंगे, नहीं पास करना है तो नहीं करेंगे। और अब मैं अगर इसे रन कराता हूं तो अब देखिएगा क्या हो रहा है कि ये अब ये जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, और अब इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले ये 10 num1 में स्टोर करने के लिए वैल्यू मांग रहा है, तो चलिए 90 देते हैं। अब ये num2 में स्टोर करने के वैल्यू मांग रहा है, चलिए 10 देते हैं। तो आप देखिए 100 प्रिंट हो रहा है, मतलब सम का वैल्यू num1 + num2 आया, उसके बाद क्या हो गया, 100 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है चीज, तो मेरा समझ लीजिए, जिस ब्लॉक ऑफ कोड को आप रन कराते हैं, अब मान लीजिए वो आपका मेन फ्लो है प्रोग्राम का, ठीक है, और जो फंक्शन है वो एक रिमोट ब्लॉक ऑफ कोड है, जो आप एक मेन ब्लॉक ऑफ कोड में कहीं पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रन कराना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि ये जो num1 और num2 आप जो इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो num1 और num2 आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं फंक्शन के अंदर, आप चाहते हैं वो इनपुट आप अपने मेन फ्लो में लें, और फंक्शन में वो दोनों वैल्यूज आप प्रोवाइड करें, और फंक्शन आपको रिटर्न करे दोनों का ऐड करके, बाकी और कुछ ना करना पड़े प्रोग्राम में। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट कैसे पास किया जाता है फंक्शन में। एक और चीज हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे फंक्शंस वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज इन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप जो भी ब्लॉक आप एग्जीक्यूट करते हैं जुपिटर नोटबुक में, आप मान लीजिए वो आपका मेन फ्लो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, num1 लूंगा इनपुट, इंट इनपुट, और num2 लूंगा इंट इनपुट, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर मैंने इनपुट लिया। अब इन दो नंबर्स को मुझे क्या चाहिए, ऐड करना है, और ऐड मैं चाहता हूं कि एक दूसरे फंक्शन के माध्यम से मैं ऐड करूं, ना कि इसी के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं एक नया ब्लॉक बनाऊंगा और यहाँ पे मैं वो फंक्शन डिफाइन करूंगा।
तो सबसे पहले मैं कॉल करता हूं सम इक्वल टू कैलकुलेट सम। इसमें मुझे क्या क्या पास करना है, num1 और num2। बहुत अच्छा बात है। अब ये देखिए कैलकुलेट सम जो है वो फंक्शन का नाम है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो देखिए मैं मुझे ये एरर देगा। क्यों, पहले तो मैं वैल्यूज देता हूं और अब देखिए ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? कैलकुलेट सम इज नॉट डिफाइंड। कैलकुलेट सम नाम का कोई भी चीज हम लोग के पूरे जो स्कोप है प्रोग्राम का उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया उस फंक्शन को। तो चलिए हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो डेफ कैलकुलेट सम, दो आर्ग्यूमेंट्स ये लेगा क्योंकि यहां से हम लोग दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि यहां से अगर दो आर्ग्यूमेंट मैं पास करता हूं और यहाँ पे मैं अगर एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हूं या कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे num1 और num2 और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग दोनों नंबर्स को ऐड करके सम जो आएगा उसको रिटर्न करना चाहते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो सम का वैल्यू क्या होगा, num1 प्लस num2। और इस सम को हम क्या करना चाहते हैं, वापस से अपने मेन फ्लो में भेजना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ये देखिए रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न सम। तो क्या होगा, जब ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो वो रिटर्न वैल्यू को मुझे यहाँ पे मेन फ्लो में कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम वेरिएबल बनाया है जिसमें ये फंक्शन का जो सम वैल्यू है आके स्टोर हो जाएगा। और अब मैं इसे अगर प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ सम इज द सम ऑफ num1 एंड num2। यहाँ पे भी मैंने देखिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया है और एक अलग तरीके का फॉर्मेटिंग किया है यहाँ पे। तो ये भी आपको अगर नहीं पता तो मैंने पहले वीडियोस में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ब्लॉक, पहले मुझे तो अभी भी अगर मैं इसे रन कराता हूँ, चलिए दिखाई देते हैं आपको। अभी भी मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो आप देखिएगा 10 20 और देखिए ये अभी भी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इस ब्लॉक को रन ही नहीं कराया है। मुझे पूरे प्रोग्राम के स्कोप में इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी कैच कर पाएगा। तो चलिए पहले इसको रन कराते हैं, अब इस ब्लॉक को रन कराते हैं। तो देखिए 10 20, तो देखिए 30 इज द सम ऑफ 10 एंड 20। अब हम लोग समझते हैं कि ये फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले num1 में वैल्यू स्टोर हुआ 10, num2 में वैल्यू स्टोर हुआ 20। बहुत अच्छा बात है। इसके बाद क्या हुआ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कैलकुलेट सम जो फंक्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, ये कॉल हुआ, इसके अंदर का पूरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो इसे रिटर्न करना था इसने रिटर्न किया और फिर रिटर्न वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कैच किया। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप फंक्शन कॉल किए तो आपका जो मेन फ्लो है वो रुक गया यहीं पे, इसके आगे इस लाइन पे गया ही नहीं जब तक ये फंक्शन कॉल खत्म ना हो जाए और ये वैल्यू रिटर्न ना कर दे। और जब वैल्यू स्टोर हो गया, फंक्शन कॉल खत्म हो गया, तब जाके आपका ये प्रिंट फंक्शन रन हुआ। तो इस तरीके से पूरा फ्लो जो है किसी भी फंक्शन का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर दो वैल्यूज ना एक्सेप्ट करूं, यहाँ मैं एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करूं, और ये लॉजिक नहीं है बट जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से काम होगा। तो मैं इसे रन कराता हूँ, इसे रन कराता हूँ। सबसे पहले ये मुझसे वैल्यूज मांग रहा है 10 20। तो देखिए ये क्या दे रहा है, कैलकुलेट सम टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वेर गिवन। मतलब कैलकुलेट सम जो है वो दो एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है num1, लेकिन यहां से जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब दो वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, किसी फंक्शन में आप दो वैल्यूज दें, किसी फंक्शन में एक वैल्यू दे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू का डिफॉल्ट भी आप मतलब किसी भी वेरिएबल का आर्ग्यूमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम num2 अगर 10 लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे num2 दे, तो देखिएगा अगर मैं अभी फिलहाल ये num2 के साथ अगर इसे कॉल करूं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में जो चेंजेस किए हैं, num2 इक्वल टू 10 लिखे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दिए हैं इसका। पहले इस फंक्शन को रन कराता क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किया है, तो रन कराया, फिर मैं इसे रन कराता हूं। तो 10
फर्स्ट नंबर और 30 सेकंड नंबर। देखिए क्या रहा है, 40 इज द सम ऑफ 10 एंड 30। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने नम वन में 10 दिया और नम टू में 30 दिया, तो ये नम टू इक्वल टू 10 जो है ना, वो ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि मैंने वैल्यू पास किया है। नहीं वैल्यू पास किया रहता तो नम टू में 10 जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्टोर होता और आगे का फंक्शन हम लोग का एग्जीक्यूट होता। वो भी देख लेते हैं। सिर्फ मैं नम वन अगर पास कराता हूँ यहाँ पे, तो मुझे समझ लीजिए 20 चाहिए। मैंने फर्स्ट नंबर क्या दिया, 20 दिया। अब क्योंकि मैं कैलकुलेट सम में एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, नम वन में तो 20 आके स्टोर हो जाएगा, नम टू मैंने पास ही नहीं कराया है, तो नम टू में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही स्टोर होगा अगर आगे का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे से नम वन जो है मैं सिर्फ नम वन अब पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ नम वन पास कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि नम वन, अगर हम नम वन में जो वैल्यू मैं दूंगा वो यहाँ के नम वन में स्टोर होगा और एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नम टू का वैल्यू क्योंकि मैं पास ही नहीं करा रहा हूँ, तो बाई डिफॉल्ट 10 नम टू में 10 स्टोर होके एग्जीक्यूट होगा फंक्शन। देखते हैं। तो आइए हम लोग नम वन में वैल्यू स्टोर करते हैं। सबसे पहले नम वन में हम समझ लिए 20 दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कैलकुलेट सम में मैंने सिर्फ नम वन पास कराया, नम टू का वैल्यू मैंने पास ही नहीं कराया, तो नम टू क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर लेगा और आगे का जो फ्लो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम 20 देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे अभी नम टू देता पिछले एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने देखा, तो 20 + 20 40 आता, लेकिन क्योंकि मैंने नम टू पास ही नहीं कराया तो नम टू का क्या वैल्यू रहेगा, 10 रहेगा, तो आंसर मेरा 30 आना चाहिए। देखते हैं। तो देखिएगा 30 इज द सम ऑफ 20 एंड 20, ये थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूं तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, ताकि मुझे एरर ना मिले। अब हम लोग देखते हैं कि एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं रेक्टेंगल एरिया का। रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं, एरिया, फाइंड एरिया, और ये दो आर्गुमेंट्स लेगा, लेंथ और क्या लेगा, ब्रेथ। दो आर्गुमेंट इसने लिया और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, रिटर्न करेगा मल्टीप्लाई करके, और कुछ इसको करने का जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा बात है, इसमें मैंने स्कोप में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, लेंथ का इनपुट लेना। लेंथ का इनपुट मैं कैसे लूँगा, इंट इनपुट, और ब्रेथ लेना है, ब्रेथ लिया मैंने इंट इनपुट। चलिए, और मैं क्या करूँगा, एरिया मुझे चाहिए, एरिया कैसे निकालेंगे, फाइंड एरिया कॉल करेंगे। फाइंड एरिया मैंने कॉल किया और लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू मैं इसमें पास करूँगा और प्रिंट करूँगा एरिया को। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये लेंथ मांग रहा है 2 देते हैं, ब्रेथ मांग रहा है 5 देते हैं, तो देखिए 10 आ रहा है। एरिया कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब आप अभी तक आप समझ गए होंगे कि जिस ऑर्डर में अब यहाँ पे वैल्यूज पास करेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे वो वैल्यूज को क्या किया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा। मतलब ये लेंथ का वैल्यू ब्रेथ में जाकर इस ब्रेथ में नहीं स्टोर होगा, ये लेंथ का वैल्यू इसी लेंथ में जाके स्टोर होगा। ठीक है, इस तरीके। अब थोड़ा अगर आपको अच्छे से दिखाएं तो हम लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए लेंथ, लेंथ नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, और यही पास करते हैं। तो आप देखिएगा ये नाम और ये नाम सेम नहीं है, और ये नाम और ये नाम भी सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम है। तो लेंथ का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है लेंथ में जाएगा, और बी आर का जो वैल्यू है ब्रेथ में जाएगा। देखते हैं, 2 10, देखिए 20 आ रहा है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए आपको ये चीज नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे नाम दिए हैं आर्ग्यूमेंट का, वो नाम आप यहाँ पे दीजिए, और उसका वैल्यू आप क्या पास कराना चाहते हैं वो वैल्यू आप इक्वल टू करके दे सकते हैं। तो इससे आपका ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंट करा के भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हो रहा है। सबसे पहले लेंथ लेते हैं और उसके बाद ब्रेथ लेते हैं।
तो मैंने फंक्शन में चेंजेस किया, तो इसे रीरन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हम लोग के प्रोग्राम के हिसाब से सबसे पहले लेंथ मांग रहा है, लेंथ देते हैं 10, और फिर ये क्या मांग रहा है, ब्रेथ मांग रहा है, फिर 3 देते हैं ब्रेथ। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पे पहले क्या दिया है, ब्रेथ इक्वल टू बी आर लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में ब्रेथ बाद में आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से असाइन करके भेजा है, तो ये बी आर का वैल्यू ब्रेथ में ही जाएगा चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, और ये एल ई एन जी का वैल्यू लेंथ में ही जाएगा, ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और फिर क्या होगा, तो देखिए लेंथ पहले आ रहा है, 10 स्टोर हो रहा है, और 10 होना भी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट में लेंथ में 10 ही स्टोर किया है, और ब्रेथ में 3 जा रहा है, और उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया को वो रिटर्न कर दे रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। एक फाइनल चीज जो हम लोग आज देखेंगे फंक्शंस के बारे में, वो है कि हम लोग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। अब आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, अब मान लीजिए आपको एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको नंबर्स को ऐड तो करना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, किसी किसी सिनेरियो आपको 2 नंबर ऐड करना पड़ सकता है, किसी किसी सिनेरियो में आपको 10 नंबर ऐड करना पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, और आपको एक फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन में आप देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से दिया है, 2, 1, जितना भी आप दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर। लेकिन अगर आपके पास अनसर्टेनिटी है, आपको पता ही नहीं है कि कितना आर्ग्यूमेंट जाएगा, तो इस तरीके के केस को आप कैसे टैकल करेंगे। तो वही देखते हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो मेन फ्लो है उसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो मेरे पास हम एक लिस्ट बना लेते हैं, 1, 4, 5, 3, 7, 8, ये सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐड करना है आपको, या ऐसे करके ना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फंक्शन कॉल करते हैं, सम इक्वल टू कैलकुलेट सम आर्ब, आर्बिट्ररी सम कैलकुलेट करना है, और हम लोग सारे वैल्यूज को पास करते हैं यहाँ पे 1, 5, 3, 4, 8, 9। ठीक है, अब मुझे ये फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन हम लोग बनाते हैं यहाँ पे डेफ, और फंक्शन के नाम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए वरना ये एरर देगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल सिंटैक्स का यूज करेंगे। ये स्पेशल सिंटैक्स क्या करेगा, आपने जो भी चीजें, जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है, उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करके इस नाम के लिस्ट में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ नम्स, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को रन कराते हैं और इसे रन कराते हैं। देखिए क्लास टप्पल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को जिस तरीके से प्रोवाइड किया है, तो नम्स ने क्या किया, टप्पल में उसको स्टोर करके दे दिया। टप्पल क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे इसी कोर्स में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टप्पल में हम लोग आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो फॉर नम इन नम्स, और हम लोग सारे वैल्यूज को एक एक करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं सम, जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा, और सम में हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू नम, और इस सम को फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। और यहां पे हम लोग इस सम को प्रिंट करते हैं, प्रिंट सम। तो चलिए हम लोग अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से आर्गुमेंट्स पास करते हैं और इस सिंटैक्स का यूज करते हैं तो किस तरीके से चीजें काम करती है। तो 9 + 8 17 21, और उसके बाद +3 + 6 30 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखते 30 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 30 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा जितने भी वैल्यूज है वो एज अ टपल, ये नम्स नाम के टपल में स्टोर हो जा रहा है, और फिर उस नम्स टपल को हम लोग आइटरेट करके सम में ऐड कर रहे हैं और सम को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे वो सम क्या हो रहा है, मेन फ्लो में प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग एक और वैल्यू अगर चाहे तो, अगर समझ लीजिए 10 दे देते हैं, तो पहले 30 था, +10 और होगा तो 40 आना चाहिए। तो क्या मुझे कुछ फंक्शन में चेंज करने की जरूरत है, नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे ही रन कराता हूँ, देखिए 40 आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप इसमें कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, वो टपल में जाएगा, और उस टपल को आप अपने हिसाब से फंक्शन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन का क्यों जरूरत है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन
कैसे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, क्या वैल्यूज को रिटर्न करता है, कैसे हम लोग उस वैल्यूज को अपने मेन फ्लो में कैच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट ऑर्डरिंग को चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का नाम को ही पास कर दें अपने फंक्शन कॉलिंग में। और फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा कि आर्बिट्ररी अगर आर्ग्यूमेंट्स है, अगर मुझे पता नहीं कि कौन से कितने आर्ग्यूमेंट है, तो हम लोग किस तरीके से पाइथन में उस चीज को हैंडल कर सकते हैं फंक्शंस में। तो आज के वीडियो को हम लोग आज यही एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए पाइथन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। हम लोगों के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और आपका कोई भी सजेशन है तो जरूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।